हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय समाज है उसकी एक प्रमुख जो विशेषता है वो है सांस्कृतिक विविधता। यानी कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों, प्रजातियों, भाषाओं, विभिन्न संप्रदाय आदि से संबंधित लोग निवास करते हैं और इन की जो संख्या है उसमें विविधता पाई जाती है। यानी कि एक तरफ भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अधिक संख्या में हैं, वहीं कुछ समुदाय वो है अल्पसंख्यक के रूप में विद्यमान है और जो अधिक संख्या में जो है उन्हें हम बहुसंख्यक समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मुस्लिम्स, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, जनजातीय और अन्य धर्मों से जो संबंधित लोग हैं वो उनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार भाषा के रूप में हम देखें तो भारत में जो अधिकांश लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही देश के जो विभिन्न भाग हैं उनमें क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। और भारत में हिंदू धर्म और हिंदी भाषा की प्रधानता है और इसके अतिरिक्त जो शेष धर्म है, भाषाएं हैं, उनसे संबंधित लोगों को यहाँ पे अल्पसंख्यक हम कह सकते हैं। यानी कि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम हो अन्यों की अपेक्षा। तो इस प्रकार भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे भाषा और धर्म के आधार पर उनकी अपनी विभिन्न समस्याएं भी हैं और जो उनकी प्रमुख समस्या है वो है उनको देश की या राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की जो समस्या है, साथ ही जो राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने की समस्या है उसमें प्रमुख बाधा आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी अल्पसंख्यकों से क्या अभिप्राय है। तो सामान्यतः अल्पसंख्यक का मतलब है कि उस समूह से है जो कि धर्म, भाषा या जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न या कम संख्या में हो। सर्वप्रथम 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम है। यानी कि किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, यह निर्णय उस राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी कोई जो स्पष्ट परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। और भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मों को मानने वाले और साथ ही जनजातियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में माना जाता है। और भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में जो हिंदी भाषी लोगों को छोड़कर जो अन्य भाषाएं बोलने वाले हैं या एक प्रांत के संदर्भ में उस प्रांत की जो प्रांतीय भाषा है उसको छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग बहुसंख्यक होंगे और जो हिंदी भाषी लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो इस प्रकार अल्पसंख्यकों की कोई सर्वमान्य जो परिभाषा है वो न होकर इन्हें प्रांत या देश के संदर्भ में उनकी संख्या के आधार पर हमें देखना होगा। यानी कि अल्पसंख्यक वे हैं जो कि बहुमत से धर्म, भाषा या अन्य दृष्टि के आधार पर कम संख्या में हो। तथा किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। अब हम देखते हैं
कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, यानी भारत में अल्पसंख्यकों की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत में अल्पसंख्यकों को प्रमुख रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यक, सेकंड है भाषाई अल्पसंख्यक और थर्ड है ट्राइबल माइनॉरिटीज, जनजातीय अल्पसंख्यक। यानी कि लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता प्रदान की गई है और धार्मिक, जनजातीय और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों का उद्देश्य राज्य से कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना होता है जिनके द्वारा वे अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकें, उनका प्रचार प्रसार कर सकें, जिससे कि बहुमत के साथ उनका विलय न हो जाए, यानी कि बहुमत के साथ वो पूरी तरह विलीन नहीं हो जाए या उनका अस्तित्व खतरे में नहीं आ जाए, और साथ ही वे अपनी विशिष्टता को बनाए रख सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक अल्पसंख्यक। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं और इनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों को मानने वाले लोग प्रमुख हैं। और भारतीय समाज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सर्वाधिक संख्या में हैं और शेष धर्मों के अनुयायी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। और अन्य धर्मों के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या में भी अब धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। और भारतीय समाज के स्वस्थ विकास के लिए या उसके प्रगति के लिए आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखें, वे परस्पर उदारतापूर्वक व्यवहार करें और धर्म को राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक के रूप में न मानें। और जो विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, इनकी अपनी अलग समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग एक दूसरे के जो धर्म है उनका सम्मान करें, परस्पर एक दूसरे के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करें। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। यानी भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद है 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है और भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोलियाँ प्रचलित है। और हिंदी भारत की जो है वो सरकारी भाषा है, राजकाज की भाषा है और अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के किसी भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। और इसी प्रकार अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। और इसी प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की भी संविधान में व्यवस्था की गई है। और इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनमें विभिन्न प्रकार के जो असंतोष है वो विद्यमान रहे हैं। जैसे कि भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग है वो भी निरंतर की जाती रही है। नेक्स्ट
अल्पसंख्यकों की जो श्रेणी है वो है ट्राइबल माइनॉरिटी, जनजातीय अल्पसंख्यक। तो जनजाति को जो विभिन्न नामों से भी हम संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति आदि। और इन्हें आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत में प्राचीन काल से ही निवास करते आ रहे हैं और संभवतः भारत में जो द्रविड़ों के आगमन से पूर्व ये लोग जो आदिवासी थे यहाँ भारत में ही निवास करते रहे हैं। और वेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति के नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार ठक्कर बापा ने और भारतीय संविधान निर्माती सभा के सदस्य हैं जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने भारत के आदिवासियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रमाण देकर ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अधिकांश जनजातियाँ हिंदू धर्म को मानती हैं और वे हिंदू समाज का ही अंग है। और कुछ विद्वान इन्हें भाषा के आधार पर जनजातियाँ कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो जनजाति भाषा की श्रेणी में आती है। और भारतीय संविधान में कुछ वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इसी कारण जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। और जो जनजातियां हैं उनकी भी अपनी समस्याएं हैं क्योंकि विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप वर्तमान में जो जनजातियां हैं वो संक्रमण के दौर से गुजर रही है और जिसके कारण उनमें अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो गई है। और इन समस्याओं की जो प्रकृति है और कारण है वो विभिन्न जनजातियों में अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ जनजातियों में जो जनसंख्या है उनकी वो निरंतर बढ़ रही है, जबकि कुछ जनजातियां ऐसी भी है कि उनकी जनसंख्या घट रही है। इसी प्रकार कई जनजातियां जो है वो नगरीय संस्कृति के संपर्क में भी आई है और जिनके फलस्वरूप उनकी जो मूल संस्कृति है उनमें भी कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं और उनमें एक प्रकार की जो है दिशाहीनता और सांस्कृतिक छिन्न भिन्नता पैदा हुई है और उनमें एक प्रकार से मानसिक असंतोष उत्पन्न हुआ है। और नवीन सांस्कृतिक संपर्क के कारण जनजातियों में एक प्रकार की हीनता की भावना भी कहीं न कहीं पनपी है और वे अपनी मौलिक परंपराओं को त्याग कर अनुकरण के द्वारा जो नवीन सांस्कृतिक तत्व है उनको भी निरंतर अपना रहे हैं। और इस कारण उनमें भी अनेक परिवर्तन आए हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वे कला, वैज्ञानिक, औद्योगिक शिक्षा आदि ग्रहण करने लगे हैं और उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रयास किए गए हैं, जिनसे कि जनजातियों की स्थिति में निरंतर सुधार आता जा रहा है। तो इस प्रकार भारत में जो अल्पसंख्यक है उनकी 3 श्रेणियां विद्यमान हैं: धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक और जनजातीय अल्पसंख्यक।